हेलो फ्रेंड्स। तो आईक्यू ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम प्रस्तावना जो प्रियम्बल जो कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो काफी स्टार्टिंग का पार्ट है, एक प्रीफेस टाइप का है, उसे हम देखेंगे डिटेल में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। काफी बार सवाल पूछे जाते हैं इससे। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसमें हम पहले तो टेक्स्ट देखेंगे प्रियम्बल क्या है, उसमें लिखा हुआ क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में। उसके आगे देखेंगे इसके क्या पार्ट्स है, क्या प्रीएम्बल सिग्निफाई करता है बेसिकली, क्या बताता है हमें। उसके बाद क्या क्या की वर्ड्स इसमें है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसको आपको जानना जरूरी है, उसका मीनिंग हम देखेंगे डिटेल में। ये कुछ वर्ड्स जैसे हैं, सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये हमारा जो है स्टेट, इंडियन पॉलिटी कैसी है वो चीज बताता है ये। उसके आगे हम देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है प्रियम्बल का, क्या इंपॉर्टेंस है, जिसलिए किस लिए इसको रखा गया है, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों इंक्लूड किया गया है। जैसे हर पार्ट का कुछ इंपॉर्टेंस है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसी तरह इसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है। स्टेटस क्या है प्रियम्बल का ना, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से और ना डिफरेंट जजमेंट के हिसाब से इसका क्या स्टेटस है प्रियम्बल का, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इसको हम देखेंगे। उसके आगे इसी से रिलेटेड अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या अमेंड की संशोधन किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट है, तो उसको हम देखेंगे इसमें डिटेल में। और साथ लास्ट में हम देखेंगे प्रियम्बल एज एन एड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे जब कानून बनते हैं उस समय, तो उसमें प्रियम्बल का क्या योगदान है, प्रियम्बल उसमें कैसे सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट करता है, उस चीज को हम इसमें देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए ऑब्जेक्टिव, तो उसको करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और आप जो वीडियो में बने रहे लास्ट तक, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें इस चैनल को। तो स्टार्ट करने के पहले मैं ना कुछ एक एमसीक्यू है आपके लिए कि माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो निर्माता थे संविधान के, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली हमने पढ़ा है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली जिसने संविधान का हमारा ये प्रारूप तैयार किया, संविधान को तैयार किया, तो उसका इसमें जो मेंबर्स थे या जो इसको हम कहते हैं मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनका जो मन था, इनका जो माइंड था, इनका जो विजन था, वो कहाँ रिफ्लेक्ट करता है। ये सारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा पार्ट है। प्रियम्बल हमारा एक पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स भी एक पार्ट है जिसको हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसे भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। और फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इनमें से कौन सा है ना जो पार्ट है जो कि संविधान के निर्माताओं को के मन को बताता है, उनके विजन को बताता है। तो एक तो हम इसमें आप एक चीज आप काट सकते हैं, जैसे अगर आप इलिमिनेशन से जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य है आपका, ये जो ऐड किया गया था बाय अमेंडमेंट के बाद, अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, ये शुरू में नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसीलिए ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में था ही नहीं। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के विजन के अंदर आता तब तो ये स्टार्टिंग में उन्होंने इंक्लूड कर दिया होता, तो ये नहीं था शुरू में। इसीलिए जो है इसे हम डायरेक्टली से हम काट सकते हैं, इसको हम इलिमिनेट कर सकते हैं। तो बचा हमारे पास तीन ऑप्शन। तो अभी हम देखेंगे ये प्रियम्बल ही हम पढ़ रहे हैं, तो ये जो इसका आंसर सही आंसर होगा आपका प्रियम्बल होगा। इसी में जो है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पास हुआ था उसके हिसाब से उसी के बेसिस पर ये प्रियम्बल को बनाया गया। तो ये प्रियम्बल जो बेसिकली विजन बताता है मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन। अगला जो क्वेश्चन है लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, जो हमारा प्रियम्बल की भाषा एक तरह से जो प्रारूप है वो हमने कहाँ से लिया है। बेसिकली जो ये हमने ऐसे हर पार्ट जो हम पढ़ेंगे, तो हर पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसी न किसी देश से हमने लिया है, उसको मॉडिफाई करके हमने डाला है। उसी तरह प्रियम्बल जो है वो आपका हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसका प्रारूप लिया है, उसको अपने हिसाब से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो स्टेट है, उस वर्ड को हमने डालकर उसको मॉडिफाई किया है। तो भाषा जो है बेसिकली हमारी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले जो आपका प्रियम्बल जो बता दें कि कैसे प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंट्रोडक्शन है। जैसे कि हमको किताब पढ़ते हैं, किताब में जो प्रीफेस होता है आपका, ऐसे एनसीईआरटी बुक अगर आप पढ़ेंगे या कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रीफेस रहेगा। तो प्रीफेस उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन भी एक किताब है जिसका एक प्रीफेस हम प्रियम्बल कहते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, अदर ये काफी इसका इंपॉर्टेंस भी है कॉन्स्टिट्यूशन के वेबसाइट में हम देखें तो बेसिकली ये क्या बताता है, समरी एंड इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बेसिकली है, उसका जो
एक प्रारूप, एक तरह से उसका जो निचोड़ बताता है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे हैं, ये हमारा देश ऐसा है, हमारी पॉलिटी ऐसी है। तो वो आपका प्रियम्बल से पता चलता है। एक प्रियम्बल पढ़ के ही आप बता सकते हैं कि भाई हाँ ऐसा है इंडिया का देश, इंडिया का पॉलिटी। तो ये कहाँ से आया था? तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है आपका, जैसे मैंने कहा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, पंडित नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर भी थे, उन्होंने जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था, लेके आए थे, जिसके बेसिस पर ये प्रियम्बल को बनाया गया, प्रियम्बल को इंक्लूड किया गया। तो आगे बढ़ने के पहले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, तो ये आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, पॉलिटी में आपको मैंने पढ़ा होगा। तो ये जो आपका 26 जनवरी 1950, ये तो आपका 15 अगस्त इस दिन इंडिपेंडेंस हुआ था। तो ये आप काट सकते हैं, क्योंकि जो इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उस समय चली रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसने जो काफी बाद में इसके कानून, ये संविधान बनाया था, कंप्लीट किया था। तो इसको आप काट सकते हैं। दूसरा जो दो ऑप्शन है ये और ये, तीसरे ऑप्शन नन जो है आपका, तो 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं आज। आजकल जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, तो ये संविधान लागू हुआ था इस दिन। और जो अडॉप्ट हुआ था हमारा संविधान, वो 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट हो गया था। हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उन्होंने तैयार कर दिया था, इस दिन हमने अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन जो उसमें प्रोविजंस है, आर्टिकल्स है, वो कुछ आर्टिकल्स इस दिन लागू हुए थे और कुछ आर्टिकल्स इस दिन से लागू हुए थे। ये हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, जब हम आगे सारे लेक्चर देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा। कुछ जो प्रोविजंस है, जो आर्टिकल्स है, वो बाद में लागू हुए थे और कुछ आर्टिकल्स इसी समय लागू हो गए थे। तो इसका सही आंसर है आपका ए, 26 नवंबर 1949। तो ये जो टेक्स्ट है प्रियम्बल का, प्रियम्बल जो लिखा हुआ है किताब में, संविधान में, वो ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब समझ सकते हैं कि हम, ये मतलब कि आप जब लिखते हैं किसी को थर्ड पर्सन ये को लेटर को, तो उस हिसाब से कि वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब कि हम लिख रहे हैं, ये हमारे द्वारा, मतलब कि से हर इंसान, हर सिटीजन को, हर इंडियन सिटीजन को सिग्निफाई करता है ये। हैविंग सॉवरेनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसको आप एक एक करके एक वर्ड पढ़ें, आप अलग अलग वर्ड है ये सारे। तो सॉवरेनली रिजॉल्व मतलब कि कंटेस्ट करते हैं कि भाई हमारी, हम इंडिया को बनाते हैं एक ऐसा इंडिया जिसमें सोवरेन हो, सोशलिस्ट हो, सेकुलर हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो। तो ये सारे फीचर हमने आप तक ऐसा देश, मतलब कि ये जो है फीचर ऑफ इंडियन स्टेट हो गया, एक तरह से आप कह सकते हैं। ये 5 मिनट इसको हम आगे में डिटेल में देखेंगे। एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन, तो हर नागरिक को, यहाँ के जो भी नागरिक होंगे भारत के, उसको दिया जाएगा, उसको प्रोवाइड किया जाएगा एक तरह से जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीनों स्फेयर में जस्टिस उनको दी जाएगी, न्याय मिलेगा, न्याय रहेगा, लिबर्टी, एक आजादी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, सोचने की आजादी, अपने आप को बताने की आजादी, बिलीव, किसी फेथ में, किसी में आपको बिलीव करना है, उसको फेथ आपको कोई मानना है, वर्शिप, आप किसी धर्म को मानना चाहते हैं, तो ये सारी चीजों की आजादी होगी। इक्वलिटी, सब में समानताएं होगी। ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको है ना जो मान सम्मान की उसकी आजादी, और आपको है ना ये अवसर की आजादी, मतलब आपको कुछ काम करना है, कुछ आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसकी आजादी रहेगी, अवसर आपको मिलेगा, आपको सबको बराबर अवसर मिलेगा, सबको बराबर सम्मान मिलेगा। और टू प्रमोट एमंग देम ऑल, तो हर किसी के बीच में, उनके जो सिटीजन है उनके बीच में एक भाईचारा बनाने की कोशिश होगी, भाईचारा रखने की कोशिश होगी। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल का सम्मान उसको देखते हुए, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो भारत देश का ये एकता और अखंडता को बनाते हुए तो सबके बीच में भाईचारा होना, और भाईचारा को भी बढ़ाया जाएगा। इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो ये जिन्होंने संविधान बनाया था, तो इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ये उन्होंने दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, तो इस दिन 26 नवंबर 1949 को हम इसको अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान को हम आज के दिन अडॉप्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उस समय क्या था, आपका एक तरह से पार्लियामेंट था उस समय, जो अभी हम पार्लियामेंट देखते हैं, तो उस समय, क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन गठित नहीं हुआ था, तो यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है पार्लियामेंट का काम भी करता था। तो इन्होंने अपने जब बनाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को इस दिन अडॉप्ट किया और इस प्रियम्बल को उसमें डाला। तो अब हम आते हैं प्रियम्बल में क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने देखा, जो पढ़ा हमने। पहला तो आपका सोर्स ऑफ अथॉरिटी, तो अथॉरिटी किसके पास है कॉन्स्टिट्यूशन में,
कॉन्स्टिट्यूशन का अथॉरिटी किसके पास है? लोगों के पास है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ देखेंगे तो हम लोगों ने अपने आप को संविधान दिया है, किसी और ने हम पे संविधान थोपा नहीं है। ये हमने ही अपने लिए संविधान बनाया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ये एक तरह से हमारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, जैसे आज पार्लियामेंट है, हम लोगों को इलेक्ट करते हैं, वो वहां पे जाकर रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं। उसी तरह उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो इन्होंने एक तरह से कहा कि भाई हम लोगों ने भारत के लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है संविधान को। तो उसका पावर कहाँ से आता है? संविधान का पावर तो लोगों से आता है, क्योंकि लोग ही, हम मानते नहीं संविधान सबसे ऊपर है, जो संविधान में लिखा है वो सभी को मानना होगा। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन भारत देश का कैसा नेचर, और भारत देश का क्या फीचर होगा? तो सोवरेन होगा भारत, संप्रभुता होगी, सोशलिस्ट इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, कोई धर्मनिरपेक्ष मतलब कि डेमोक्रेटिक होगा, और रिपब्लिक होगा हमारा देश। हमारे देश की पॉलिटी जो होगी, हमारा देश जो होगा वो ये फीचर्स होंगे उसमें। ऑब्जेक्टिव क्या है संविधान का? संविधान क्या अचीव करना चाहता है? हमारा एम क्या है भाई? नागरिकों के लिए क्या एम है? सबको न्याय हो, तो आजादी हो, समानताएं हो, और भाईचारा सब में हो लोगों में। तो ये है। और डेट ऑफ अडॉप्शन लास्ट पैराग्राफ पढ़ा कि किस दिन अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 में इसको अडॉप्ट किया गया था। तो ये चार जो मेन पार्ट है, उसके साथ साथ ये जो वर्ड्स यूज किए गए हैं इसको हम आगे देखेंगे क्या करके। तो पहले जैसे हमने कहा कि पहला बताता है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा है, तो ये 5 शब्द जो है ये हमारे इंडियन स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो पहला जो आपका सोवरेन है, सोवरेन मतलब होता है संप्रभुता। इसका मतलब है कि भाई देश जो है अपने आप में सर पे ऊपर है, और हम जो है किसी के दबाव में नहीं है, इंडिपेंडेंट है ये देश, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, कि अगर आप डिपेंडेंट मतलब यहाँ पे ये मतलब इसका कि हम किसी पे अपने निर्णय लेने के लिए, एक तरह से अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर को डिफाइन करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, कुछ करने के लिए हम जो इकोनॉमिक तौर पर भी हम जो है डिपेंडेंट नहीं है। बट आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो डिपेंडेंट एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स होता है, लेकिन उसको हम डिपेंडेंसी नहीं कर सकते डायरेक्टली। हाँ, बहुत बार जो है कुछ देश दूसरे देश के दबाव में जो है अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं, या इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होती है, बेसिकली इंटरनल पॉलिसी भी आजकल आप देखेंगे काफी चेंज होती है। तो लेकिन उस चीज को हम सोवरेनिटी के अगेंस्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि जो डिसीजन होता है वो इस तरह से वो देश ही लेता है, उस देश की पार्लियामेंट हो या उस देश का जो भी संविधान हो उसके थ्रू ही लिया जाता है। तो भारत भी एक तरह से इंडिपेंडेंट रहेगा, अपना इंटरनल अफेयर्स हो या एक्सटर्नल अफेयर्स हो। आज हम लुक ईस्ट पॉलिसी है हमारा, लुक वेस्ट पॉलिसी आपका, ये सब पॉलिसी जो हमारा, तो सारी पॉलिसी हमने अब खुद बनाई है, हम किसी ने हमें बताया नहीं है, किसी से हम दबाव में पॉलिसी हमने नहीं बनाई है। तो एक जो उस समय कहा जा रहा था कि कॉमनवेल्थ हमने ज्वाइन किया, हमने यूएनओ को ज्वाइन किया, तो क्या ये हमारी संप्रभुता को रोकेगा, हमें संप्रभुता को हटाता है, रोकता है? तो ऐसा नहीं है। आज भी हम जो है बहुत सारे जो सारे देश ही, जैसे कि बहुत सारे हम ग्रुपिंग को ज्वाइन करते हैं, एग्रीमेंट ज्वाइन करते हैं, जैसे G20 हो गया आपका, हमने ना बाकी ब्रिक्स ज्वाइन किया, इकोनॉमिक अगर हम कहें इकोनॉमिक्स और ऐसे पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल ग्रुप्स को ज्वाइन किया जाता है। तो ये सारी जो है एक तरह से ये जो है बेसिकली हमारा एक फोरम है जहाँ पे कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारी अपनी बात जो है हम कर सकते हैं, हमारा व्यू जो है मूव कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक तरह से देश की संप्रभुता, किसी देश की सोवरेनिटी को रोकता नहीं है, इसीलिए कोई लिमिटेशन नहीं है ये सोवरेनिटी पर। और सोवरेन स्टेट हमारा, तो इसीलिए हम जो भारत अपना जो टेरिटरी है इंडिया का, कोई भी भाग जो है वो किसी देश को दूसरे देश को दे सकता है, या दूसरे देश से ले भी सकता है। लेने के लिए मतलब कि एग्रीमेंट चाहिए, किसी को हम दे सकते हैं अपनी टेरिटरी एज ए पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, जैसे हमने बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट किया है। दूसरा है आपका सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो आपका एक तरह से इकोनॉमिक स्फेयर में हो गया। आपका इकोनॉमिक स्फेयर में क्या है इसका कि हमारी जो इकोनॉमी रहेगी एक तरह से वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। यहाँ इसके पहले मैं बता दूं कि ये जो है टर्म जो है आपका सोशलिस्ट, ये टर्म शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, प्रियम्बल में, इसको बाद में संशोधन करके इस एक्ट के द्वारा डाला गया है। 42nd अमेंडमेंट 1976 1976 में इसको डाला गया प्रियम्बल में, उसको मॉडिफाई करके इसलिए डाला गया क्योंकि इसमें ये बताता हमारी इकोनॉमी कैसी एक तरह से डेमोक्रेटिक हमारी सोशलिज्म इकोनॉमी है। इसका मतलब है मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे अभी हम फॉलो करते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही साथ साथ काम करते हैं। सरकार जो तरह से प्लान करती है, अभी प्लानिंग कमीशन अभी नहीं है, लेकिन फिर भी एक है ना प्लानिंग होती है सरकार के अंदर कि भाई 5 साल में, 10 साल में, 15 साल, 20 साल में हमारा ये एम है, हमें इस सेक्टर को
चाहे वो एजुकेशन हो, सोशल सेक्टर हो, एम्प्लॉयमेंट हो, या फिर है ना कोई स्पेसिफिक सेक्टर हो, उसको हमको है ना मजबूत मजबूत करना है। तो ये सरकार प्लानिंग करती है, कुछ पैसे भी सरकार लगाती है अपनी तरफ से बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए, और प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, चाहे वो काम देना हो उनको या तो फिर कुछ है ना लोन देना हो, कुछ है ना मदद करनी हो। तो इस तरह से दोनों जो है साथ साथ काम करते हैं निश्चित इकोनॉमी में। एक और जो होता है आपका कम्युनिस्ट इकोनॉमी होता है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म, जो कि बेसिकली क्यूबा में आपको मिल था, अभी यूएसएसआर है, चाइना एक तरह से था। तो इसमें क्या होता है कि जो सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिस तरह से ना लैंड हो गया आपका, जितने भी तरह से इंडस्ट्री हो गई, ये सारी जो है सरकार के अंदर होती है। जो वहाँ की सरकार है, राज्य सरकार, देश की सरकार जो है वो उनके अधीन होती है। कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो भी ओनरशिप है, जो मालिकाना हक है, वो वहाँ के देश सरकार के पास होगा। तो ये होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म, और जो हमने अपनाया है उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो आगे बढ़ने से पहले एक और है ना सवाल आपके लिए कि ट्रू मीनिंग ऑफ सेकुलर क्या है। सेकुलर जो हमने प्रेमल में देखा अभी कि टर्म हमने सेकुलर भी डाला है, जो धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। इसका मतलब है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट। तो सारे धर्म बराबर है, किसी एक धर्म को स्पेशल इंपॉर्टेंस देना, लेकिन जैसे कि माइनॉरिटीज, देश को एक धर्म को प्रमोट करना गवर्नमेंट के द्वारा, या ऊपर से उनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो भारत में जो है सेकुलरिज्म, एक तरह से हम उसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमने क्या है, हमारे देश में कोई भी एक नई रिलीजन को हम प्रमोट नहीं करते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध कोई भी हो। हम किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं भारत सरकार के द्वारा। और जो किसी भी एक रिलीजन को सरकार महत्व नहीं देती है, चाहे वो माइनॉरिटी ही क्यों न हो। तो यहाँ पे हमारे देश में क्या है, सारे धर्म समभाव है, सभी धर्म इक्वल है सरकार के नजर में। तो अगर है ना कोई भी चैरिटी है, कोई भी फीस है, कोई ना सरकार को मदद भी करनी, तो सारे धर्म को बराबर तरीके से मदद किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ये आपका। तो सेकुलर जो शब्द है ये भी हम अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था बाद में, शुरू में ये नहीं था। 1976 में इसको प्रेम्बल को अमेंड करके संशोधन करके किया गया था। जबकि फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें ऑलरेडी जो है पहले से 25 से 28 जो आर्टिकल है, ये हमने वीडियो भी किया है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो 25 से 28 जो है राइट टू रिलीजन, एक तरह से फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें सेकुलरिज्म को ही बताया गया है कि भारत देश में किसी को भी किसी भी धर्म को एक स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। सभी को आज़ादी है कि वो अपना धर्म को माने, उसको अपना वर्शिप कर सकते हैं, आप अपने आप को उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, आप उसको है ना पूजा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी दी गई है। इसीलिए जो है सबको भी डाला गया था कि भाई ये बताने के लिए कि हमारी पॉलिटी जो है वो कि प्रेम्बल क्या बताता है कि हमारा देश कैसा है, हमारे देश की है ना जो, तो हमारे देश की राजनीति कैसी है, हमारे देश का राजतंत्र कैसा है, तो उससे जो बताता है प्रेम्बल बताता है। इसीलिए इसको डाला गया प्रेम्बल में कि ये भी हमारा फीचर है देश की, तो इसको भी बताने के लिए प्रेम्बल में इसको बाद में डाला गया। तो ये हमारे देश में जो पॉजिटिव कंसेप्ट है, मतलब कि हम हर देश को बराबर तरीके से सपोर्ट करती है। एक निगेटिव कंसेप्ट क्या होता है कि भाई हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी धर्म को सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, वो हो गया निगेटिव कंसेप्ट। पॉजिटिव कंसेप्ट क्या होता है, भाई हम सभी धर्म को बराबर तरीके से सपोर्ट करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कोई यात्रा होती है, हज यात्रा हो गई, या फिर किसी को जैसे आप सपोर्ट करते हैं, आप मान लीजिए जमीन देना, मान लीजिए किसी मंदिर मस्जिद के लिए कम रेट पर, ये सारा क्या है सभी धर्म के लिए मिलेगा, किसी एक धर्म को सरकार जो है स्पेशल प्रोविजन नहीं देगी। तो ये है हमारे देश में पॉजिटिव कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं हम, डेमोक्रेसी है हमारे देश में, डेमोक्रेटिक तो जनतंत्र है, डेमोक्रेसी है। इसमें से बाय द पीपल हमने पढ़ा होगा शुरू में अब्राहम लिंकन के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ये जो है आपका, तो इसी बेस्ड पे है कि पॉपुलर सोवरेनिटी पे बेस्ड है। मतलब कि जैसे हमारे देश में क्या होता है कि हम जिसे चुनते हैं, जो पॉपुलर एक तरह से हम कर सकते हैं, तो लोग एक नेता को चुनते हैं, वो जो है पार्लियामेंट में जाके हमारे लिए कानून बनाता है। तो ये जो उसी पे बेस्ड हमारा पॉपुलर सोवरेनिटी, दैट इज पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। तो ये डेमोक्रेसी जो दो तरह की होती है दुनिया में, दो तरह के लोग डेमोक्रेसी अपनाया हुआ है देशों ने। एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारे देश में जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है आपका, ये स्विट्जरलैंड में जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, रिफरेंडम हो गया आपका, इनिशिएटिव हो गया, ये सब जो वहाँ के फीचर्स है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। इसको हम देखेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसा हमारे देश में है कि रिप्रेजेंटेटिव है, जो हम एमएलए एमपी इलेक्ट करते हैं, लोकल वार्ड लेवल पे भी इलेक्ट करते हैं,
वो जो है उनको हम पावर देते हैं कि भाई हमारे बदले वो जो है कानून बनाए हमारे देश का, उसको इम्प्लीमेंट करें। तो दो तरह का ये इंडिया डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, एक तरह से पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। हमारे देश में जो है पार्लियामेंट्री है, हमारे देश में ना इंडिया ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने अपनाया है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। एक तरह से सुप्रीम नहीं है, एक पार्लियामेंट में हम जो है ना चुनते हैं, वहां पर एमएलए एमपी जो है वो संविधान कानून बनाते हैं। प्रेसिडेंशियल जैसे आप कह सकते हैं यूएसए में जिसे है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, वहां पे एक प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये दो तरह के होते हैं इसमें। और हम देखें अपने संविधान को तो डेमोक्रेटिक जो राष्ट्रतंत्र करेक्टर, जनतंत्र का जो करेक्टर है यहाँ पर, जिसको आप समझ सकते हैं कि हाँ हमारा देश डेमोक्रेटिक है। तो वो है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि कोई भी जो 18 साल से ऊपर का नागरिक है वो अब वोट दे सकता है, वो नेता चुन सकता है हमारे देश का। समय समय पे इलेक्शन कराना, 5 साल का लिमिट है, उसके पहले भी हो सकता है लेकिन 5 साल के बाद इलेक्शन होना जरूरी है। रूल ऑफ लॉ, कानून का राज है यहाँ पे, कोई किसी की स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये बहुत जरूरी किसी है ना डेमोक्रेसी में कि भाई सब जो कानून व्यवस्था है वो, जो न्याय व्यवस्था है वो इंडिपेंडेंट रहे पार्लियामेंट से, ताकि वो जो है उसको कानून को देख सके संविधान सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये आपको फंडामेंटल राइट हमने जो देखा है। तो ये सारी चीजें जो है हमें बताती है कि भारत देश जो है डेमोक्रेसी है। एक तरह से डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेटिक नहीं है। तो डेमोक्रेसी तीन तरह का आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होगी। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपका ना फंडामेंटल राइट्स जिस तरह से है, वहां से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिलती है। सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसमें दिया गया कि जैसे कि सोशल है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एक तरह से इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है आपका इक्वल वेजेस फॉर बोथ मेन एंड वीमेन। तो ये सारी जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी का पार्ट है। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो फंडामेंटल राइट्स में हमें दिखता है कि कोई भी सरकार जो है वो एक लिमिट पे काम करेगी, वो है ना आपका अधिकार जो वो नहीं छीन सकती है। तो जैसे मैंने कहा डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कुछ देशों में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कुछ है ना एक जो इंस्ट्रूमेंट है एक तरह से कि वहां पे किस तरह से सरकार चलाई जाती है। तो उसमें एक रिफरेंडम होता है। रिफरेंडम मतलब हो गया कि भाई कोई लेजिस्लेशन है, कोई कानून लेके आना है, तो वो कानून जो क्या सरकार हो सकता है उसको लोगों के बीच में लेके जाए कि भाई आप वोट कीजिए कानून के ऊपर में, आपको क्या लगता है ये कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये कानून के कुछ प्रोविजंस है जो उसमें वो सही है कि नहीं है, तो उसे हम रिफरेंडम कहते हैं। दूसरा इनिशिएटिव, इसमें क्या है कि लोग खुद ही जो अपने तरफ से एक कानून प्रपोज कर सकते हैं ना, सुझाव दे सकते हैं कि भाई ये कानून सरकार को लाना चाहिए, ऐसा ऐसा इसका प्रोविजन हो। तो लोग खुद भी अपना वो सुझाव देकर वहां पे कानून ला सकते हैं। रिकॉल हो गया आपका कि राइट टू रिकॉल एक तरह से हो गया कि जो चुन के उन्होंने जो भेजे हैं अपने नेता, उसको वो उसके टर्म जो जैसे भारत में क्या है 5 साल का टर्म है, तो अगर उनको लगता है कि नहीं भाई है ना सही से काम नहीं कर रहा है, उसको हटा लेना चाहिए, तो ये पावर भी है वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कि वो उसको वापस बुला सकते हैं। उसको मतलब कि टर्म खत्म होने के पहले भी उसे उस पद से हटाया जा सकता है लोगों के द्वारा। प्लेबिसाइट क्या हो गया, प्लेबिसाइट में भी एक तरह से ये ओपिनियन लेना ही है, लोगों से अपने नागरिक से ओपिनियन लेना, उनका सुझाव लेना। ज्यादातर की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि आपका टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सॉल्व करना है कि भाई जो जमीन का विवाद है, किसी देश का स्विट्जरलैंड का किसी देश के साथ चल रहा है जमीन का विवाद, उसको अगर सुलझाना है कि भाई ये जमीन हमें देना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा यूके में आपका जो आयरलैंड से अलग होने का था या ब्रेक्जिट था, ये सारी चीजों पे इंपॉर्टेंट चीजों पे लोगों से सुझाव लेना, ये प्लेबिसाइट कहलाता है। तो रिपब्लिक मतलब हो गया गणराज्य एक तरह से कह सकते हैं लोगों, जिसमें कि सुप्रीम पावर जो है एक लोग को हेड कर रहा है। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक डेमोक्रेसी जो है दो तरह की हो सकती है। जो डेमोक्रेसी हमने देखा गणतंत्र, सॉरी राजतंत्र जो हमारा, वो दो तरह का हो सकता है। एक तो मोनार्की के फॉर्म हो सकता है या रिपब्लिक के फॉर्म हो सकता है। तो मोनार्की का आप देख सकते हैं हम एग्जाम्पल जो ब्रिटेन में है आपका, जापान में है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट मतलब जो हेड एक तरह से है, चाहे वो सेरेमोनियल हेड हो, मतलब उसके पास पावर चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, लेकिन जो हेड हम जिसे कहेंगे कि राज्य देश का हेड जो है वो एक तरह से एक स्पेसिफिक परिवार से आता है, राज परिवार जिसे हम कहते हैं। उसी में जो है जैसे राजा पहले होते थे, राजा के बाद उसका बेटा राजा हुआ, उस तरह से ही यहाँ मोनार्की में होता है कि एक परिवार से ही जो है वो बनते हैं आगे उनके
वंशज जो है वहाँ के हेड बनते हैं, किंग या क्वीन कहलाते हैं। तो ये ब्रिटेन में हमने देखते हैं, जापान में, आज के देश में, आज के समय में जापान आपको दिख जाएगा। तो ये मोनार्की हो गया। रिपब्लिक में क्या होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है, जो देश को हेड कर रहा है जिसे हम कहेंगे, वो इलेक्टेड होता है, चुन के आता है। चाहे वो डायरेक्ट चुनाव हो, जैसे कि यूएसए के केस में वो क्या है, डायरेक्टली चुनाया जाता है, या इनडायरेक्ट चुनाव हो, जैसे इंडिया के केस में हम जो इनडायरेक्टली, हम प्रेसिडेंट जो हमारे केस में कौन है, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट को हम नहीं चुनते डायरेक्टली, लोग नहीं चुनते, ये पार्लियामेंट चुनती है इनको, पार्लियामेंट और असेंबलीज। तो लेकिन उनके जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के, एमएलए एमपी जो है, उसको हम चुनते हैं। तो एक तरह से इनडायरेक्टली यहाँ पे इलेक्शन होता है। तो प्रेसिडेंट का एक और मतलब है रिपब्लिका के, प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो कोई भी नागरिक जो है उसको ले सकता है, उसको चुनाव लड़ सकता है उसके लिए, और बन सकता है। तो ये सभी के लिए जो पोजीशन ओपन है। आगे बढ़ते ही तो हमने देखा पहले कि क्या क्या हमारे देश का कैसा फीचर है, कैसी पॉलिटी है हमारी। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे जो संविधान है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हमें हासिल करना है। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इसको हम एक करके देखेंगे। जस्टिस मतलब हो गया न्याय सबके लिए होना चाहिए, मतलब इसका सब सिंपल मीनिंग समझ सकते हैं, किसी को भी गलत ट्रीटमेंट नहीं मिले, सभी को है ना भेदभाव से मुक्त न्याय मिले, और जिसको जो जिसकी जो एबिलिटी है, जो मेरिट है, उस बेसिस पर उसे वो पद मिले, वो उससे वो जो चीज चाहिए वो मिल सके। अगर वो मेरिटस है तो उसको है ना वो जॉब मिलना चाहिए, या फिर पढ़ाई मिलनी चाहिए, जैसी भी है, तो वो जिस चीज का इंटाइटल्ड है उसको मिलना चाहिए। तो ये जस्टिस कहलाता है इसमें, कि उस देश में कोई भी भेदभाव नहीं है एक तरह से। तो जस्टिस जो है प्रियम्बल में देखे तो 3 तरह का बताया गया, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो ये जो है कैसे हासिल होगा भारत देश में, तो इसके लिए संविधान ने फंडामेंटल राइट्स रखा है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रखा है, इसमें कि हम बेसिकली ये जो हम कर सकते हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सॉरी सोशल इकोनॉमिक तरह से, ये पॉलिटिकल, इसको हम हासिल करेंगे जस्टिस को। और जैसे हमने कहा शुरू में कि बहुत सारे टर्म्स जो है हमने दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। तो ये जो है रशियन रिवॉल्यूशन से जो है जस्टिस का आइडिया हमने लिया है। रशियन रिवॉल्यूशन जो आपका 1917 में वर्ल्ड वार के पहले, के पहले हुआ था रसिया में, यूएसएसआर में। इसके बाद वहां पे काफी गवर्नमेंट चेंज हुई थी, वहां का ना जो पॉलिटी चेंज हुआ था काफी, इसको आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इसी वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ सकते हैं इसको। तो ये इसी से हमने जस्टिस का आइडिया लिया है। तो सोशल जस्टिस मतलब क्या होता है कि भाई सोशली जो है सोसाइटी में सभी बराबर हैं, एक तरह से सभी का इक्वल ट्रीटमेंट है, सभी नागरिक का, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, रंग के आधार पे हो, उसका रेस के आधार पे हो, धर्म के आधार पे, सेक्स के आधार पे, किसी भी बेसिस पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। कोई भी प्रिविलेज नहीं, कोई भी राजा रंग वाला बात नहीं है, नोबल और ऐसे वाला बात नहीं है। जमींदार या वो जो होता है कि आम नागरिक, वैसा कुछ नहीं है, सभी बराबर हैं कानून की नजर में, देश की नजर में। लेकिन इसके साथ ही साथ जो है उसमें एक और प्रोविजन है कि भाई हम जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, जो पीछे रह गए हैं, चाहे वो पुराने कारणों के साथ हो, ब्रिटेन जो हमारा था उस समय के कारण, कॉलोनियल समय से हो, तो उन सेक्शन को हम जो है स्पेशल प्रोविजन देंगे। उसके लिए हम उनको उठाने के लिए, उनको उत्थान के लिए जो है हम कुछ सरकार जो स्पेशल प्रोविजन ला सकती है। इसके लिए हम देख सकते हैं रिजर्वेशन जो है आपका, फीस में कटौती है बहुत जगह, कुछ सीट्स हम रिजर्व करते हैं, चाहे एग्जाम में हो, प्रमोशन में हो। तो SC ST OBC हैं, और वीमेन के लिए भी सरकार जो है बहुत बार जैसे फीस नहीं रहता, बहुत सारे एग्जाम आप देखेंगे फीस माफ होती है, यूपीएससी में स्पेशली। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको हम इस चीजों के लिए ये जो है सोशल जस्टिस का उल्लंघन नहीं है एक तरह से। इकोनॉमिक जस्टिस क्या हो गया कि भाई जो है ना इकोनॉमिक फैक्टर्स है, उसमें प्रोडक्शन का फैक्टर हो गया, जैसे मान लिया आपको इंडस्ट्री के लिए हो गया, या फिर ना जो काम का पैसा हो गया आपको, उसमें कोई भी जो है सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी कि नहीं भाई इसको मिलना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास वो क्वालिफिकेशन है, तो आपको इकोनॉमिकली आपको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा इकोनॉमिक फैक्टर पे। तो जो इनइक्वालिटीज है उसको घटाने का भी इसमें प्रोविजन, जैसे कि हम देखते हैं लैंड रिफॉर्म जो एक था आपका गवर्नमेंट का लैंड रिफॉर्म है, ये क्या था कि इसी प्रोविजन पे था कि भाई इकोनॉमिकली जो है सभी को, जो जिसको जमीन नहीं है उनको जमीन दिया जाए, ताकि वो अपना खेती बाड़ी कर सके, प्रॉफिट ले सके। जिसके पास बहुत सारी जमीन है उसको लैंड सीलिंग के द्वारा उसको उसकी जमीन जो है बराबर की जाए, कम की जाए। ये हो गया आपका इनकम टैक्स, जैसे डायरेक्ट टैक्स जो है आपका है, डायरेक्ट टैक्स ये क्या है आपका, एक स्लैब हमने बनाया है, स्लैब वाइज
इसमें क्या है कि जो ज़्यादा अमीर, जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है उससे हम ज़्यादा टैक्स लेते हैं, 30% लेते हैं। जो कम है उससे हम 20% टैक्स ले रहे हैं, 10% टैक्स ले रहे हैं। उससे कम है उसको 0% टैक्स है। ये तरह से हम जो है, जिसको ज़्यादा है उसको हम, इनइक्वालिटी जो है उसको कम करने की एक तरह से कोशिश है। पॉलिटिकल जस्टिस क्या हो गया भाई कि है ना, सभी को बराबर पॉलिटिकल राइट्स है। पॉलिटिकल ऑफिसेज का मतलब कि आप जो है सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, अगर वो क्राइटेरिया जो है वो इस बेसिस पर नहीं है कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं धर्म जाति के आधार पर, वैसा नहीं है। तो वो सभी सभी लोग जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसको ऑफिस, जो पॉलिटिकल ऑफिस का, एमएलए एमपी का हो गया, नेता का हो गया, मिनिस्टर का ऑफिस, वो आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये है पॉलिटिकल जस्टिस। तो उसके आगे बढ़ने पहले विच आर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट इम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल। तो ऐसे हमने देखा ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव है। तो उसमें से कौन सा ये ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है? लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो लिबर्टी जो हमने दिया है आपको कि आज़ादी जिस तरह से है, तो उसमें आपका देखेंगे लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन है। इकोनॉमिक लिबर्टी करके कोई टर्म नहीं है प्रीएम्बल में। तो इसका आंसर जो होगा आपका बी होगा, आर्थिक स्वतंत्रता। नॉट पूछा गया है तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। तो उसी के साथ हम बढ़ते हैं लिबर्टी के कंसेप्ट पे। लिबर्टी जो दिया गया उसमें, इसमें कहा गया कोई रिस्ट्रेन नहीं है आपके जो काम, आपको आज़ादी दी गई है लोगों को, नागरिक को, लेकिन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, सबको है ना बराबर ना सामान्य जो अवसर दिया जाएगा कि वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, जो पढ़ाई कर सके, अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, नौकरियां अच्छी कर सके। तो ये सारा जो चीज हम देंगे कोई रिस्ट्रेन नहीं होगा। लेकिन ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कैसे दिया जा रहा है? ये फंडामेंटल राइट्स के द्वारा हम देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया उसको फंडामेंटल राइट्स के द्वारा कि भाई फंडामेंटल राइट्स आपको सभी को बराबर दिया गया है। वो फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है कि आपका जो है अधिकार जो है वो, आपको जो बेसिक अधिकार चाहिए किसी नागरिक को या किसी ह्यूमन बीइंग को, वो इसमें फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। तो लेकिन साथ ही साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं कि भाई सभी को हम खुली आज़ादी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो है घातक होगा देश के लिए। तो जैसे हम फंडामेंटल राइट्स अब आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है कि लॉ एंड ऑर्डर आप वायलेट नहीं कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को देख के आपको चलना है। एक्सटर्नल रिलेशन जो है भारत देश का किसी दूसरे देश के साथ, एक्सटर्नल अफेयर जो उसको है ना, कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इंडिया का डिफेंस जो है आपका, इंटरनल सिक्योरिटी जो है, इसको कोई डिफेंस नहीं, नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इन सब चीजों को देखते हुए ही आपको ये आजादी दी गई है, लिबर्टी दी गई है। तो ये सभी के लिए बराबर लागू है, ऐसा नहीं किसी के लिए स्पेशल हमने दिया है प्रोविजन। और ये जो लिबर्टी का आइडिया है ये हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है, जो कि है ना ये गलत है डेट। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने लिया है ये चीज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं इसको। अगला जो हमने ऑब्जेक्टिव है, जो एम है प्रियम्बल संविधान का, इक्वलिटी। इक्वलिटी में मीनिंग हिंदी में कहे तो समानता सबको मिले। इसका मतलब यही है कि किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, कोई भी जन्म हो, जाती हो, कोई भी हो, अमीर गरीब, किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं देगी सरकार। आप सभी को बराबर है, समानता है सरकार के सामने। एंड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी को बराबर जो है अवसर दिया जाएगा कि वो अपने आप को डेवलप कर सके। जैसे कि हम देखते हैं बहुत बार कि जो आईएएस के केस में भी कि गांव से या फिर जो गरीब तबके से आके लड़का आईएएस बन गया या फिर कोई बिजनेस बड़ा कर रहा है, ये बताता है कि सभी को जो एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, किसी को भी अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी, ये प्रियम्बल बताया गया है कि सभी को बराबर समान स्टेटस और अपॉर्चुनिटी जो है अवसर का समानता मिलेगी। तो इसका 3 डायमेंशन होता है इक्वलिटी का, समानता का, सिविक, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो सिविक इक्वलिटी हम यहाँ से देख सकते हैं संविधान में जो कुछ आर्टिकल मेंशन है, जैसे कि आर्टिकल 14 में है कि कानून के सामने सभी बराबर होंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। साथ ही साथ ना जो सरकारी नौकरियों में किसी को कोई है ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अनटचेबिलिटी हो गया आपका, एडिबिलिटी राइट्स, ये सारे फंडामेंटल राइट जो है आपका सिविल इक्वलिटी को बताते हैं। पॉलिटिकल इक्वलिटी हम देखें तो जैसे कि हमने कहा कि ना इलेक्शन के समय में, इलेक्शन जो है इलेक्टोरल रोल में कोई वोट दे सकता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है आपका इस बेसिस पर नहीं है। 18 साल से अगर आप ज्यादा हैं और जो कानून के हिसाब से अगर आप एलिजिबल है तो आप जो है वोट दे सकते हैं, इलेक्शन भी आप लड़ सकते हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो ये बताता है आपका इकोनॉमिक इक्वलिटी, कि सभी को बराबर, एक बराबर काम के लिए सभी को बराबर मिले पैसा, सबको जो काम करने का, रहने का, खाने पीने का अधिकार है।
उनको अवसर मिले लिवलीहुड कमाने का, पैसा कमाने का, अपने रहन सहन का। तो ये सारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया गया है। इकोनॉमिक इक्वलिटी अगर हम देखें, इक्वलिटी की बात करें, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करें, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करें, तो वो सारा कुछ जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आता है। ये नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन फिर भी जो है इसको ये सरकार जो है इसके ऊपर बहुत सारा कानून सरकार ने बनाया है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है आपका है, लैंड रिफॉर्म्स हो गया। तो ये सारी चीजें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, विलेज इंडस्ट्रीज हो गई आपकी, SC ST को रिजर्वेशन देना एक तरह से, तो ये सारी चीजें जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल से लेकर इसके प्रोविजंस को लेकर ही सरकार ने कानून बनाए हैं। आखिरी जो आपका एम है आपका फ्रेटर्निटी, भाईचारा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, एक दूसरे नागरिक के बीच में एक भाईचारे की भावना होनी चाहिए। इसमें प्रीएम्बल में कहा गया है फ्रेटर्निटी एश्योर्स टू थिंग्स, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, सिटीजन की डिग्निटी जो है वो, और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, अखंडता जो है देश की वो बनी रहनी चाहिए। एक इंटीग्रिटी जो शब्द है ये बाद में ऐड किया गया था, तो 3 शब्द ऐड किए गए थे, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और इंटीग्रिटी। ये तीनों जो शब्द एक साथ है 1976 में ऐड किए गए थे। तो डिग्निटी मतलब होता है कि इंडिविजुअल का नॉट ओनली मटेरियल बेनिफिट बेटरमेंट बट ऑल्सो पर्सनालिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेक्रेड। हर इंसान का जो है ना सिर्फ मटेरियल से होगा, उसके पास जो सामान है या उसका जो धन हो गया, ये सब सिर्फ नहीं, उसकी जो खुद की पर्सनालिटी है, जो ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी है, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, डिग्निटी स्टेज में वो भी आती है। तो ये जो हम देखें कैसे संविधान में इसके लिए क्या क्या रखा गया है, तो सिंगल सिटीजनशिप है कि सभी जो ब्रदरहुड है, कोई भी एक राज्य का नागरिक नहीं है, सभी देश के नागरिक है, एक बराबर नागरिक है। और फंडामेंटल ड्यूटी जो दिया गया है कि ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो ये भी जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया गया कि सभी को ये आपने जो भाईचारा है बना के रखना होगा। तो ये तो हमने देखा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या क्या हमें सिग्निफिकेंट आपका पॉलिटी का प्रियम्बल का जो टेक्स्ट है वो क्या कहता है। तो इसका जो इंपॉर्टेंस क्या है प्रियम्बल का, अगर हम देखें तो बेसिकली हमने समझा कि वो बेसिक क्या फिलोसफी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या है। अगर हम किताब खोल रहे हैं तो हमें पता चला जी इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या। उसी तरह से प्रियम्बल जिस तरह से उसका आईना है संविधान का, और बताता है कि संविधान में अंदर में क्या है एक तरह से। तो आगे हम बढ़ते हैं, प्रियम्बल का स्टेटस क्या है। मतलब आज हम अगर देखें तो प्रियम्बल का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं उसको अमेंड कर सकते हैं कि नहीं। तो उस चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा डिफरेंट केसेस में जजमेंट दिया अपना। तो 1960 में जो बेड़ीबड़ी यूनियन करके जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है काफी, ये जो लोगों ने बनाया संविधान उनका जो माइंड है, उनका विजन है वो बताता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और ना ही ये इन्फोर्सिएबल है कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कि ऐसा अगर प्रियम्बल को लेकर आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स को हम कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भाई वायलेट हुआ है, तो उसको हम प्रियम्बल को इस तरह से हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते प्रियम्बल का वायलेशन को। इसको इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में अपना जजमेंट को चेंज किया। उन्होंने कहा कि प्रियम्बल जो है संविधान का एक अभिन्न अंग है, पार्ट है एक तरह से, और इसमें जो है लेकिन जस्टिसेबिलिटी के बारे में ही कहा कि वो नॉन जस्टिसेबल है। तो प्रियम्बल जो है कैसे कोई सोर्स नहीं, पावर का कोई सोर्स है, मतलब कि जो संविधान है या फिर जो लेजिस्लेचर हमारा पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, उसके कोई इससे पावर नहीं मिलता है प्रियम्बल से, या फिर कोई भी इसके बेसिस पे आप डायरेक्टली कोई ना उनको सपोर्ट नहीं है, पावर नहीं है, ना ही उनके कानून बनाने पे कोई रोक है। बट एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जस्टिसेबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रियम्बल, जैसा हम पहले देखा बेड़ीबड़ी यूनियन में भी। तो ये दो चीजें हैं, और लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप याद रखिएगा, ये संविधान का अभिन्न पार्ट है, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी आगे एक और है ना जो समस्या थी कि भाई इसको अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया सकता, प्रियम्बल को हम संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट इसको क्लियर किया कि इसको भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वहीं तक कि जहां तक कि हम इसको ऑब्जेक्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम अफेक्ट नहीं करें। जो बेसिक स्ट्रक्चर का फीचर था, जो डॉक्ट्रिन था, वो इसी केस से आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक हार्मोनी है कॉन्स्टिट्यूशन से, ये जो टर्म्स जिसे हम ऐड कर रहे हैं, हटाएंगे कुछ शब्द हम प्रियम्बल से हटाते हैं या लगाते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसके प्रारूप ही होना चाहिए, उसके संबंध रखना चाहिए,
ऐसा नहीं उसके अलग हटके हमको उसको शब्द में डाल उसको उसमें हमको शब्द डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर को हमें ध्यान में रखना है। तो अमेंडेबिलिटी हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि 1976 में जैसे हमने पढ़ा कि 3 शब्द ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो हम इसको अमेंड कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं और संशोधन किया भी गया है प्रियम्बल को। तो आखिरी में हम देखेंगे प्रियम्बल ने एड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जब इंटरप्रेट करती है सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं, जब आप जजमेंट देखते होंगे न्यूज में, तो प्रियम्बल उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, प्रियम्बल का उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, या कोई इंपॉर्टेंस है भी कि नहीं है। तो बड़ी बड़ी यूनियन में कहा था कि हाँ कुछ सिग्निफिकेंस है, लिमिटेड है सिग्निफिकेंस, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया पहले केसेस में, कि और मे बी यूज्ड इफ देयर इज एन एम्बिग्यूटी, अगर कोई एम्बिग्यूटी है तो हम प्रियम्बल को यूज कर सकते हैं कि भाई वो क्या कहता है प्रियम्बल। अदरवाइज जो है उसका सिग्निफिकेंस जो बहुत कम है प्रियम्बल का, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था, बाद में केशवानंद भारती केस में उन्होंने कहा कि नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल, एक तरह से बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना, कॉन्स्टिट्यूशन का कहना क्या है, कैसे उसका सार बताता है, विजन बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, इसके बीच में जो रिलेशन है, अगर हमको कोई अगर केस आता है कि इसको हमें न ऊपर रखना है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हमें देखना है, तो उस केस में प्रियम्बल जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज को देखने में कि भाई कौन सा विजन जो है इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल के हिसाब से, कौन सा अप्रोच हमें करना चाहिए। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है 25th अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका 1971 में इसको एग्जामिन किया था 31C को लेकर के। तो प्रियम्बल जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर हम देखें तो आज के समय में अगर हम कहें तो प्रियम्बल काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सुप्रीम कोर्ट भी उसको यूज कर सकती है किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी को कानून का समस्या है, वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात हो तो उसका में सुप्रीम कोर्ट उसको यूज कर सकती है। हाँ, लेकिन ये जस्टिसेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था प्रियम्बल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्विजेज अगर आपको करने हैं, डेली क्विजेज, आप IQ ज्ञान और IQ ज्ञान _UPSC जो एक टेलीग्राम चैनल है, इस पे जाके आप है ना सर्च कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।